तो हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टडी सेंटर पर। तो पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हेडिंग को मैंने पूरा कंप्लीट किया था। और इस वीडियो में समीकरण को संतुलित करने का नियम देखेंगे, मतलब संतुलित करने का क्या नियम होता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा संतुलित समीकरण। और इसके बाद हमने क्या लिखा कि द्रव अविनाशिता के नियम के अनुसार, यानी कि एक वैज्ञानिक आए थे जिनका द्रव अविनाशिता नाम था। तो उन्होंने अपना एक नियम दिया था इसके मतलब परमाणुओं के बारे में। तो उन्होंने क्या कहा था, इस नियम के अनुसार यानी कि द्रव अविनाशिता के नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया अभिकारक तथा उत्पाद के फलस्वरूप न ही कोई परमाणु नष्ट होते हैं और न ही उत्पन्न होते हैं, बल्कि इनके परमाणु की संख्या बराबर होती है। तो इन्होंने यही बताया था कि मतलब कोई भी परमाणु जैसे अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनाते हैं, तब भी उनके परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यानी जैसे एग्जांपल देखो, जैसे 2 mg प्लस वो 2, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 mg वो। ठीक। तो अब देखो यहाँ पर 2 mg यानी कि mg मैग्नीशियम कितना है, 2 है। ठीक। ऑक्सीजन प्लस यानी कि इसको अलग कर रहा है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। फिर यहाँ पर जब इसमें अभिक्रिया किया तो यहाँ पर क्या बन गया, 2 mg। देखो ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम कितना है, 2 है। अगर इस 2 से इसको गुणा होगा तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अभिक्रिया के पहले जितना परमाणु की संख्या था उतना उत्पाद में भी परमाणु की संख्या है। यानी कि इसमें कोई परमाणु मतलब इसको हम संतुलित समीकरण बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला हेडिंग है समीकरण को संतुलित करना। यानी समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, इसके बारे में कंडीशन दिया हुआ है। तो पहले इसे हम देखेंगे, फिर आपको बताते हैं, समझाते हैं। असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण को लिखकर चारों तरफ से एक कोष्ठक बनाएंगे। यानी कि पहले हम देखेंगे क्या असंतुलित है, यानी कि संतुलित समीकरण क्या नहीं है। उसको जो संतुलित नहीं होगा उसके चारों तरफ से हम कोष्ठक बना देंगे। ठीक। दूसरा देखते हैं, असंतुलित समीकरण की परमाणु की संख्या की सूची बनाएंगे। यानी कि जो असंतुलित होगा उस समीकरण, उसका मतलब हम परमाणु की संख्या की सूची बनाएंगे। आपको पता होगा कि जब मतलब अभिक्रिया होता है या अभिक्रिया से जो उत्पाद होता है उसको हमेशा उसके सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे कार्बन को सी से लिखते हैं, इसी प्रकार मतलब लिखा जाता है। तो पहले हम उसका सूची बनाएंगे। तीसरा देखें, आप परीक्षण करेंगे, करने पर जो त्रुटि मिलेगी उसे संतुलित करेंगे। और इसके बाद जो हम मतलब उसका परीक्षण करेंगे, अगर उसमें हमें जो कोई त्रुटि मिलता है या कोई गलती दिखाई देता है, मतलब जैसे असंतुलित है, तो उसको हम संतुलित करेंगे। ठीक। ये क्लियर हो जाएगा। तो हमारा अगला हेडिंग है रासायनिक समीकरण को सूचनात्मक बनाना है। यानी रासायनिक समीकरण को सूचनात्मक कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने कुछ कंडीशन लिखा हुआ है। चलिए इसे देखते हैं। अभिक्रिया तथा उत्पाद को उनके भौतिक अवस्था द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कोई भी अभिक्रिया है या उत्पाद हुआ है तो उसको भौतिक अवस्था द्वारा लिखते हैं। तो पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे ठोस को एस से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई वस्तु है अगर ठोस है, अब जैसे ये मार्कर है तो ये एक प्रकार का ठोस है, तो इसको मतलब हम एस से प्रदर्शित करते हैं। और द्रव को एल से, यानी कि द्रव जो पानी की तरह जो फैल जाता हो उसे द्रव कहते हैं। तो द्रव को एल से प्रदर्शित करते हैं। जी गैस, यानी कि जी से गैस को प्रदर्शित करते हैं। गैस नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सब जो गैस है इसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। और जलीय विलयन, यानी जो जल में मिलकर बने होते हैं उनको हम एक्यूब, यानी कि ये और क्यूब से दोनों को मिलाकर प्रदर्शित करते हैं। अवक्षेप वाले को तीर नीचे द्वारा और गैस को जी न लिखकर तीर ऊपर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या मतलब है, अब देखो, जब कहीं पर अवक्षेप अभिक्रिया करते हैं तो उनको हम मतलब इनके भौतिक अवस्था को न लिख करके, यानी कि इनको यस न लिख करके, अगर उसका भौतिक अवस्था ठोस है तो यस न लिख करके उसको हम तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखो, अवक्षेप को तीर नीचे द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कोई भी अवक्षेप है अगर उसमें अभिक्रिया हुआ है तो उसको हम तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है,
तथा गैस को यानी कि जी न लिख करके, जैसे गैस है तो उसको हम जी नहीं लिखेंगे, उसको तीर नीचे द्वारा तीर ऊपर द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरा क्या है, अधिकार के कर्म करने को त्रिभुज द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब भैया कौनो अभिक्रिया है, अगर वो अभिक्रिया में अभिक्रिया का गर्म करके तोड़ा डाले कुछ भी हवा गर्म करके तुरंत अगर अभिक्रिया से उत्पाद बना है तो का हम त्रिभुज द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमारा अगला हेडिंग है समीकरण की कमियां और सीमाएं, यानी समीकरण में क्या क्या नहीं पता चलता है हमें, उसके बारे में हमें इस हेडिंग के अंतर्गत जानना है। तो हमने 4 पॉइंट लिखा है, पहले इसको देखते हैं। अधिकारक में भौतिक अवस्था के बारे में पता नहीं चलता है। अब देखो, कोई भी अधिकारक है, यानी जब कोई अधिकारक, अब आपको पता होगा कि ठोस को, मैंने क्या लिखा था, ठोस को यस से प्रदर्शित करते हैं और गैस को जी से, यानी कि ठोस को एस से, गैस को जी से, और मतलब जलीय विलयन को एक्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बारे में हमें इसका पता ही नहीं चलता है कि मतलब ये ठोस है कि द्रव है, तो इसके बारे में हमें ये पता नहीं चलता है। तो हमारा अगला है अभिक्रिया की सांद्रता का ज्ञान नहीं होता है। अब देखो, कोई जब अभिक्रिया होता है तो उसमें ये पता होना चाहिए कि मतलब ये पतला है कि मोटा है, मतलब तनु है या सांद्र है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। अगला है अभिक्रिया में समय का पता नहीं चलता है। अब आपने देखा होगा कि जब कोई अभिक्रिया होता है तो ये पता होता है कि मतलब ये कितना समय में हो जाएगा, उस अभिक्रिया का लिमिट होता है, और इसमें हमें यही नहीं पता चलता कि ये कितना समय लेगा अभी अभिक्रिया करने में। ठीक। चौथा है इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है या नहीं होता है, इसका पता नहीं चलता है। अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है या नहीं होता है, इसके बारे में पता नहीं चलता है। यानी कि कोई भी मतलब कोई भी अभिक्रिया होता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है या नहीं होता है, इसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। अब जैसे देखो, ये वो प्लस H2O, जब CaO और H2O को हमने मिलाया तो यहाँ पर क्या होना, CaO प्लस H2O का होल ट्वाइस, ये तो इसका सूत्र हो गया। और जब चूना, ये CaO चूना हो गया और H2O पानी हो गया, जब चूना और पानी को हमने मिलाया तो यहाँ पर क्या हुआ, गर्म हुआ, इसमें से ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो हमें जब चूना और पानी को मिला तो हमें तो पता चला कि ऊष्मा उत्पन्न होता है, लेकिन यही जब समीकरण की सीमाएं जब इसके अंतर्गत आ जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी अभिक्रिया मतलब ऊष्मा उत्पन्न कर रही है या नहीं कर रही है, इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।